हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और मेरे भाई जो आपका पेपर गया होगा वो भी काफ़ी अच्छा गया होगा, कृषि पर्यवेक्षक वाला। और इस पेपर ने एक बार फिर कर दिखाया ये कि लक्ष्य परिवार, लक्ष्य कोचिंग, लक्ष्य इंस्टीट्यूट क्यों अव्वल है मेरे भाइयों, और क्यों गौरव सर से हमको ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। एक बार फिर विश्वसनीयता आपके मन में बढ़ी होगी मेरे प्रति, क्योंकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है मेरे भाइयों वो सुबह जो मॉर्निंग में आपकी 8 से 9 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें से हूबहू उठकर आए हैं मेरे भाइयों। बिल्कुल सर, और यहां पे उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण आपके लिए कराने के लिए जा रहा हूं। अच्छे तरीके से समझिएगा। पूरे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें मेरे भाइयों जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा मेरे भाइयों। किस नदी को टारगेट किया गया है भाई साहब? साबरमती नदी को टारगेट किया गया है और पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं। साबरमती नदी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं ये आपसे कहा गया है मेरे भाइयों। अब यहां पे सबसे पहली बात तो ये देखें, इस नदी का जो मेरे भाइयों उद्गम है वो मैंने आपको बताया हुआ है झाड़ोल तहसील के अंतर्गत। बिल्कुल सर, पदराला गांव की पहाड़ियों से उदयपुर से निकलती है मेरे भाइयों। ठीक है सर, उदयपुर से निकलती है, ओके। इसका जो संगम होता है मेरे भाइयों वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसका संगम है बेटा खंबात की खाड़ी के अंतर्गत है। बिल्कुल है सर, साबरमती नदी का संगम खंबात की खाड़ी। इसकी मेरे भाइयों जब मैं कुल लंबाई की बात करता हूं कि इसकी कुल लंबाई कितनी आती है तो लगभग 416 किलोमीटर है, ओके सर। और भाई साहब जब राजस्थान में लंबाई की बात आती है कि इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है मेरे भाइयों, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। लगभग राजस्थान के अंतर्गत ये 45 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है भाई साहब? 45 किलोमीटर। जबकि जो पश्चिमी बनास नदी है वो लगभग आपकी 50 किलोमीटर बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जब बात की जाए बेटा सहायक नदियों की, जब मैं बात करूंगा कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों की जब बात करते हैं तो मैंने एक ट्रिक लिखाई हुई है आपको मेरे भाइयों कि वैसे हमें मावा चाहिए। बिल्कुल लिखाई हुई है सर, वैसे हमें मावा चाहिए। अब बताइए, वैसे एक नदी का नाम आएगा जिसको आप कहेंगे बैतरक, ओके सर। से एक नदी का नाम आएगा जिसको आप कहेंगे से। है एक नदी का नाम आएगा जिसे आप कहेंगे हतमती, कौन सी? हतमती। में से एक नदी का नाम आएगा जिसको आप कहेंगे मेसवा। मां से एक नदी का नाम आएगा जिसे आप कहेंगे मानसी, ओके सर। फिर मां से एक नदी और आएगी जिसको आप कहेंगे माजम, मानसी और माजम। वा से एक नदी आएगी बेटा जिसको आप कहेंगे वाकल। ये इसकी सहायक नदियां भी हैं। अब देखेंगे इसने क्या क्या कहा है भाई साहब यहाँ पे। बिल्कुल सर, सबसे पहली ये भारत की प्रमुख पश्चिम भाई नदी है। अब बताइए आपको क्या लगता है मेरे भाइयों, जब आप भारत का मैप बनाते हैं इस प्रकार से, जी गुरुजी, जब अपन भारत का मैप बनाते हैं मेरे भाइयों इस प्रकार से, तो आपको खूब अच्छे तरीके से पता है कि इधर अरावली के मेरे भाइयों इधर से बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सब किधर की ओर आती हैं, जल लेकर आपके इधर की ओर, पश्चिम की ओर। अब उनमें चाहे बेटा माही नदी हो, चाहे पश्चिमी बनास हो, चाहे साबरमती हो, चाहे लूनी नदी हो, बिल्कुल। और ये सब अपना जल लाकर कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। बाकी इधर की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल कहाँ लेके आती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो जब राजस्थान ही भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग में है तो फिर नदियां तो पश्चिम में होंगी होंगी। तो ये वाली बात तो एकदम सही है। दूसरी बात, पनम इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये गलत बात है। पनम एक छोटी सी सहायक नदी है जो माही की है, ये वाली बात गलत है मेरे भाइयों। तो बताइए इसकी जो सहायक नदियां उसमें बैतरक है, सेई है, हतमती है, एक और आती है मेरे भाइयों हतमती के अलावा हरनब भी आती है, बिल्कुल ठीक सर। मेसवा है, मानसी है, माजम है और वाकल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम अरावली श्रृंखला से होता है, ये भी बात एकदम सही है भाई साहब, क्योंकि मैंने बताया आपको उदयपुर के अंतर्गत, और उदयपुर में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे ज्यादा है, बिल्कुल राइट है। गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है। अब देखो, गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है यार, ये बात गलत है भाई साहब। गुजरात के अंतर टोटल इसकी जो लेंथ है वो 416 है, बिल्कुल सर। राजस्थान में तो यार सिर्फ 45 है, तो बचा टोटल जो लेंथ है वो तो आपके गुजरात में ही। तो बेटा अपने यहां इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है, ज्यादा लेंथ इसकी कहां पे है? गुजरात के अंतर्गत है। तो राइट आंसर रहेंगे ए और सी। उसने पूछा है सत्य कथन कौन से, तो ए और सी इसके राइट आंसर रहेंगे। और ए और सी ये दे रखा मेरे भाइयों डी ऑप्शन के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर रहेगा मेरे भाइयों ए और सी। गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक नहीं है। अगर ऐसे कहता तो बात सही होती, लेकिन इसने कहा राजस्थान में अधिक है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो पेपर के अंतर्गत हमको ध्यान रखनी होती हैं। तो मेरे भाइयों जिन बच्चों का इसमें विकल्प एकदम डी सही है वो बेफिक्र रहें, उनके लिए भाई साहब ये क्वेश्चन जो है एकदम सही गया है और कट ऑफ के अंतर्गत मेरे भाइयों अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन आपके पास आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कुछ पर्यटक केंद्र है और कुछ
जिला आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है सर। अब सिलीसेड झील जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, कहां पे रहेगी आप सबको पता है भाई, सब अलवर के अंतर्गत रहेगी, ठीक है सर। तो ए में सेकंड रहेगा और ए में सेकंड ये रहा और ये रहा। अब इसका मतलब ये दो अपन के कोई काम के नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है सर। अब ऋषभदेव कहां पे पड़ता है मेरे भाइयों, बिल्कुल देखेंगे सर, नहीं पता तो आगे बढ़ जाना चाहिए ऐसी स्थिति में। कुंभलगढ़ कहां पे आता है सर, राजसमंद में आता है, ठीक है सर। रणकपुर कहां पे आता है सर, पाली के अंतर्गत आता है। ऋषभदेव मेरे भाइयों कहां पे आता है, उदयपुर के। और ऋषभदेव अगर आपने खनिज अच्छे से पढ़ लिए हैं तो बेटा ध्यान भी रखना है, ऋषभदेव जो है एस्बेस्टोस के लिए जाना जाता है, ऋषभदेव, झांझर की पाल और खैरवाड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सिलीसेड झील कहां पे रही, अलवर में, ए में सेकंड। फिर ऋषभदेव कहां पे, अपना उदयपुर के अंतर्गत है, पर्यटन केंद्र मेरे भाइयों, बी के अंतर्गत फर्स्ट हमको चाहिए, और बी में दोनों में ही फर्स्ट है, यहां से भी आप देख सकते थे। कुंभलगढ़ कहां रहेगा, राजसमंद में, तो सी में 4 रहेगा मेरे भाइयों, सी में 4 ये रहा। और रणकपुर मेरे भाइयों कहां पे है, पाली के अंतर्गत, तो डी में 3rd रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा, डी इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। ओके सर, यहां पे बेटा ये भी बात ध्यान रख लेना, चलो आपको बता देता हूं। सिलीसेड जो झील है बेटा, इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का नंदन कानन। और ये वर्तमान में राजस्थान की सबसे नवीनतम आपकी रामसर साइट भी बनी है। ऋषभदेव जो है, ठीक है, पर्यटन केंद्र के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ध्यान रखना इस जगह से एस्बेस्टोस का भी उत्पादन होता है, बिल्कुल भाई साहब, एस्बेस्टोस खनिज का उत्पादन भी यहीं से होता है, बिल्कुल होता है सर। तो इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है, एस्बेस्टोस खनिज का उत्पादन भी यहीं से होता है, ठीक है सर। रणकपुर जो पाली में है मेरे भाइयों, यहां से एक नदी बहती है, ये इसके किनारे हैं, इसे भी ध्यान रखना, मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब कुंभलगढ़ ही तो रह गया बेटा, तो कुंभलगढ़ के अंतर्गत एक बात ये भी ध्यान रख लेंगे सर, कुंभलगढ़ में क्या ध्यान रखना है मेरे भाइयों, कुंभलगढ़ जो राजसमंद के अंतर्गत है, यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे आप, एक आपने पढ़ा होगा गोगुंदा, जी सर, उदयपुर में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, इससे याद रख लेना आप, अच्छी बात है ये। गोगुंदा से मेरे भाइयों राजसमंद के कुंभलगढ़ तक, गोगुंदा से और कुंभलगढ़ जो राजसमंद में पड़ता है, जी गुरु, इसके मध्य में जो एक पठार आता है उसे भी आप याद रखेंगे, उस पठार का नाम है बेटा, उसे कहते हैं मेरे भाइयों भौराट का पठार। क्या कहते हैं भाई साहब, उसे भौराट का पठार कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को कहा जाता है भौराट का पठार। तो ये चीजें मैंने कुछ एडिशनल भी बता दी आपको, जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, डी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको कहा है, सदा नीरा का मतलब होता है हमेशा बहने वाली या 12 महीने बहने वाली, या वर्षवाही नदी कौन सी है, दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसमें कुछ नहीं था मेरे भाइयों, इसका राइट आंसर सब बच्चे करके आए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला कट ऑफ पे। तो ये इस प्रकार के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल भी आ जाते हैं, उनको ऐसे भी मत सोचो कि यार इतना नॉर्मल तो नहीं हो सकता, तो कभी कभी हो जाता है मेरे भाइयों। लेकिन यहाँ जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए, जितनी भी नदियां हैं, इनमें कुछ एडिशनल बात और बता देता हूँ। बाणगंगा में कई बार कहा जाता है, इसे अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, तो ये नाम भी पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान रखना। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, इसे तीर गंगा भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, तीर गंगा। इसे बेटा ध्यान रखना ताला नदी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताला नदी। और मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखना, इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। ओके सर, इस प्रकार के साबरमती के तो खैर कोई उपनाम नहीं है, लेकिन लूनी नदी को आपको खूब अच्छे तरीके से पता है। इस लूनी नदी को मेरे भाइयों आदि मीठी, मेरे भाइयों किस नाम से, आदि मीठी और आदि खारी के नाम से जाना जाता है, आदि मीठी और आदि खारी के नाम से जाना जाता है। इसी को मेरे भाइयों लबड़वती नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लबड़वती नदी भी कहते हैं। ओके सर, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लूनी नदी को आदि मीठी, आदि खारी, लबड़वती भी कहा जाता है। और उद्गम के समय मेरे भाइयों इसे सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है, ना कि साबरमती। उद्गम के समय से सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे भाइयों लूड़ी हो गई। चंबल को आपको ध्यान है ही है कि चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर, इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। ओके सर, राजस्थान की कामधेनु। इसे मेरे भाइयों आपकी चर्मणवती नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, चर्मणवती नदी भी कहते हैं। और एक उपनाम इसका ये भी है जो यहाँ पे पूछा गया है, इसे राजस्थान की बारहमासी नदी भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की बेटा क्या कहा जाता है, बारहमासी नदी भी कहा जाता है। ओके सर, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। हालांकि इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, चंबल रहेगा। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन आपके इस पेपर के अंतर्गत पूछा गया था, ये जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे भाइयों, यहाँ पे कुछ बच्चे उलझे होंगे जरूर
कि निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर, यार ये जो इन्होंने शब्द दिया था ना, ये गजब का दिया है मेरे भाइयों। ये जनसंख्या भूगोल से उठाया गया एक शब्द है मेरे भाइयों। संकेंद्रण कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो गड़बड़ हुई होगी भाई साहब। इसका मीनिंग होता है बेटा प्रतिशत के आधार पर। किसके आधार पर होता है बेटा? प्रतिशत के आधार पर। और प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उसने व्यवस्थित करवाना है। तो प्रतिशत के आधार पर मेरे भाइयों जो सबसे ज्यादा आपकी जनजाति आबादी जो मिलती है ना, वो ध्यान रखना। इस जगह पे कुछ बच्चों का कंफ्यूज हुआ होगा, वो बांसवाड़ा में मिलती है। कुछ बच्चे अंदाजा लगा रहे होंगे कि उदयपुर के अंतर्गत है, तो उदयपुर के अकॉर्डिंग भाई साहब प्रतिशत के आधार पर नहीं, एज ए क्षेत्रफल के आधार पर बात होती है। तो यहां थोड़ा सा नहीं ध्यान रखेंगे कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर भाई साहब फिर आपका बांसवाड़ा आता है, सेकंड नंबर पर मेरे भाइयों डूंगरपुर आता है, और थर्ड नंबर पे सर आपका प्रतापगढ़ आता है। कौन आता है मेरे भाइयों? प्रतापगढ़। और जब जाके बेटा 4 नंबर पे कौन आता है? उदयपुर आता है। ये किस में पूछा जाए? प्रतिशत के आधार में। तो बी अपने का फर्स्ट होना चाहिए सर, ये रहा बी। फिर मेरे भाइयों इसके अलावा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, जी गुरुजी, फिर होना चाहिए डी, और फिर होना चाहिए ए। तो भाई साहब ये एकदम इसका राइट आंसर रहेगा कि जनगणना 2011 के आधार पर जनजातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर अवरोही क्रम क्या है। इसे मैं मानता हूं भाई साहब ये जबरदस्त क्वेश्चन था, ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पेपर के अंतर्गत। कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा कि अगर उनसे आंसर नहीं निकल रहा होगा तो उन्होंने इसे स्किप भी किया होगा, और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा कुछ बच्चों ने किया है तो वो अच्छा किया है बजाय गलत करने के। बाकी ज्यादातर बच्चे इसमें मुझे पता है कि ए के साथ गए होंगे मेरे भाइयों, ABCD ऐसे हो सकता है गए हों, उदयपुर के साथ चले गए हों, तो वो फिर गलती के चांस बढ़ने वाले हैं इस जगह पे। तो भाई साहब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो छोड़ना भी एक अच्छा विकल्प होता है। बाकी जो बच्चे कर रहे हैं उनका नेगेटिव बढ़ता है, तो छोड़ना भी एक अच्छा विकल्प होता है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाइयों ये। अगला एक क्वेश्चन आपके लिए, देखो ये मैं सुबह की क्लास के अंतर्गत जो आपके लिए ऊर्जा वाली बात कर रहा था, बिल्कुल, और मैंने कितना अच्छे तरीके से आपको बताया था मैंने कि भाई साहब इस ऊर्जा वाले टॉपिक में से अगर ये 2-3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक कोयला या लिग्नाइट पर आधारित आपके ये जितने भी तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं इनको याद कर लेना। जहां आपको 11 याद कराए थे, सूरतगढ़ कराया था, कोटा कराया था, छबड़ा कराया था, कबई कराया था, काली सिंध कराया था, दानपुर कराया था, जालीपा कपूड़ी कराया था, गिराल कराया था, भादरेस कराया था, बरसिंहसर कराया था, गुरा कराया था। और देखो उनमें से ही नाम आ गए ना। बताइए अब आप क्या करोगे? नहीं है क्या? तो मेरे भाइयों चीजों को अच्छे तरीके से याद करेंगे तो भाई साहब बहुत इजी गोइंग होगा। सूरतगढ़ जो है भाई साहब श्री गंगानगर के अंतर्गत है, जो कि राजस्थान का मैंने प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट बताया था। सबसे ज्यादा उत्पादन करता है 2820। इसे राजस्थान में वर्तमान में आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहते हैं। छबड़ा जो मैंने बताया था भाई साहब, ये कहां पर बताया था? 12 के अंतर्गत। ये राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट था, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और काली सिंध कहां पे है मेरे भाइयों? ये झालावाड़ के अंतर्गत है। और गुरहा कहां पे? बीकानेर के अंतर्गत है। तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर ए में थर्ड रहना चाहिए। और हालांकि ये इजी था, ये मिल गया ए में थर्ड, फिर भी मिलाएंगे अपन। बी में 4 होना चाहिए, सी के अंतर्गत फर्स्ट होना चाहिए। भाई सब गड़बड़ हो गया मामला। ओके, काली सिंध कहां पे है? झालावाड़ के अंतर्गत है। तो ए में थर्ड और कहीं तो दे ही नहीं रखा है इन्होंने। तो भाई सब यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, हो सकता है हमारी टीम से बनाते वक्त हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है मेरे भाइयों। तो सूरतगढ़ कहां रहेगा? श्री गंगानगर में। छबड़ा कहां रहेगा? 12 के अंतर्गत बी में। और काली सिंध कहां पे है? झालावाड़ के अंतर्गत है। तो कोई बात नहीं बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं मेरे भाइयों, ये फर्स्ट हो गया। ओके सर। और गुरहाट डी वाला जो है ये सेकंड रहेगा। हो सकता है हमारी टीम से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है मेरे भाइयों। बिल्कुल राइट आंसर। तो सुमेलित करने थे मेरे भाइयों सूरतगढ़, वापस से देख लो, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंतर्गत रहेगा। ए में थर्ड चाहिए, और ए में थर्ड ये रहा। बी के अंतर्गत 4 चाहिए, सी के अंतर्गत फर्स्ट, और डी के अंतर्गत सेकंड। अच्छा यहां पे भी था, लेकिन यहां पे हो सकता है ये थर्ड लिखना भूल गए। देखो इस जगह पे बिल्कुल राइट, यहां पे भी सेकंड लिख दिया है इन्होंने, और यहां पे भी सेकंड लिख दिया है। तो मिस्टेक यहां पे हो चुकी है, वो कोई बात नहीं, मैंने एक जगह वहां पे सही करा दिया। इसका मतलब ये इनका मिलान रहेगा। तो हमारी जो टीम थी देखो इस जगह पे थोड़ा सा थर्ड लिखना भूल गई है, क्योंकि 2 जगह सेकंड लिख रहा है ना बेटा। बिल्कुल राइट, तो मैंने वो उस जगह से दे दिया, या मैं यहां से दे देता हूं बेटा। ए के अंतर्गत रहेगा आपका कौन सा बेटा? थर्ड रहेगा। ओके सर। और मेरे भाइयों बी के अंतर्गत जो रहेगा बेटा वो आपने क्या माना है? 4 माना है। ओके सर। और बेटा सी के अंतर्गत जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। और मेरे भाइयों डी के अंतर्गत जो रहेगा वो सेकंड रहेगा। ओके सर, ये आंसर रहेगा। यहां बस हमारी टीम जो थी वो एक थर्ड लिखना भूल गई थी, कोई बात नहीं, बाकी मैंने इसके अकॉर्डिंग इसे सही कर दिया है। ठीक है, बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां थर्ड लगा देता हूं तो बी भी सही है। कुल मिला के बात ये है, सीधी सी है। ओके सर। अब इसमें भी मेरे भाइयों कल को ये
ये मत सोचना सूरतगढ़ हो सकता है राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट पूछ लिया जाए, इसी को कहते हैं। छबड़ा जो है राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। उस क्लास को देखेंगे 8 से 9 बजे वाली क्लास को, तो सारी चीजें बहुत इजी गोइंग समझाई हुई हैं। तो मेरे भाइयों इसके अंतर्गत मैं राइट आंसर मानूंगा सर ये, और मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे शुद्धिकरण के रूप में लिख दी हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर हो गया क्या ए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वो वहां पे, बाकी बी भी आंसर हो सकता है अगर मैं यहाँ थर्ड कर देता हूं तो आप इस जगह से मिलाएंगे और एकदम सही रहेंगे। ओके सर, डन। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, उस क्वेश्चन से पहले आप सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लक्ष्य प्रभार लेकर आया है आपकी तैयारी को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए मेरे भाइयों इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर लेके आया है भाई साहब। साइंस से अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की तो उनके लिए भी अंतिम समय के अंतर्गत अपनी तैयारी को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए 10 मॉडल प्रश्न पत्र लेके आया है भाई साहब। हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 मॉडल प्रश्न पत्र हैं, और SST से अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब 10 आपके मॉडल प्रश्न पत्र हैं। और ध्यान रहे मेरे भाइयों सारे के सारे मॉडल प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही रेट पे हैं, तो जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से आपकी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को अंतिम समय में मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए भाई साहब ये मॉडल प्रश्न पत्र जरूर निकाल के जाए मेरे भाइयों, जिससे अंतिम समय में अपनी तैयारी को और धार दी जा सकती है। ओके सर, नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी पे कर सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है? अभिकथन और कारण दिए गए हैं आपके सामने, एक अभिकथन है एक कारण है। क्या कहा गया है अभिकथन में, पहले उसे सुने। पहला है राजस्थान के खनिज संसाधन विविध है तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित हैं। ठीक है सर, क्योंकि हमारे यहाँ 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है सर, ये वाली बात तो एकदम सही है। क्या 21 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और राजस्थान देश में कैल्साइट का अग्रणी उत्पादक है। चलो ये भी बात ठीक है, लेकिन क्या खनिज संसाधन जो हमारे यहाँ 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उसकी वजह से हमारे राजस्थान को मेरे भाइयों खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है सर। अब राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन है। कितने टाइप के खनिज मेरे भाइयों, 81 प्रकार के क्या पाए जाते हैं बेटा, खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन क्या कैल्साइट इस वाली बात को प्रॉपर आपका समझा पा रहा है? नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ठीक नहीं है, क्योंकि कैल्साइट भी 81 प्रकार के खनिजों में है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या वो एक खनिज पूरे 81 प्रकार को सही कर पाएगा? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो मेरा सीधा सीधा सा मैटर ये रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन बेटा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या नहीं है मेरे भाइयों। उसमें अगर आदि लगा देता, कैल्साइट, बॉक्साइट, जिप्सम, यूरेनियम, थोरियम आदि खनिजों की वजह से, तो बात सही होती। तो राइट आंसर रहेगा भाई साहब इसका डी। ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना, जो बच्चे डी करके आए भाई साहब वो इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। ओके सर, अगला मेरे भाइयों जो आपके सामने क्वेश्चन है वो ये है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भाई साहब क्वेश्चन मुझे इस पेपर में सबसे इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि यहां बच्चों ने काफी मिस्टेक किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो मेरे भाइयों आपके कहां पे है, भरतपुर के अंतर्गत है, ठीक है सर। और मेरे भाइयों किस NH पे है, तो ये NH 21 के पास में है। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई है। पहली बात, ये स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, एकदम राइट, क्योंकि दो चीजें मैंने आपको कराई हुई हैं कि इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है सर। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई हुई है आपके लिए कि एशिया में पक्षियों की ये सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, तो एशिया में मेरे भाइयों ये पक्षियों की क्या है, सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल सर। तो एशिया में ये पक्षियों की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है भाई साहब, प्रजनन स्थली भी मानी जाती है, बिल्कुल सर। दूसरी बात, इसे 1981 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य, यहां कुछ बच्चे भाई साहब कंफ्यूज हुए होंगे, उसने कहा है पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, गलत बात है सर। गलत क्यों है, 81 में तो घोषित किया गया, 27 अगस्त 1981 को भाई साहब अभ्यारण्य नहीं राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभ्यारण्य तो मेरे भाइयों 1956 में घोषित हुआ है भाई साहब, अभ्यारण्य तो 1956 में घोषित है, बात तो सही है सर। तीनों राष्ट्रीय उद्यान जब कराता हूं आपके लिए, रणथंभौर, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स, एक 55 में बना अभ्यारण्य, एक 56 में बना, एक 55 में बना, बिल्कुल। राष्ट्रीय उद्यान कब कब बने, रणथंभौर मेरे भाइयों आपको कराता हूं भाई साहब आपका 1921 के अंतर्गत, बिल्कुल सॉरी 1980 के अंतर्गत, केवलादेव कराता हूं 1981 के अंतर्गत, और लास्ट वाला 2012 के अंतर्गत। तो भाई साहब यहाँ पे ये वाली बात गलत हो गई, ये एक विश्व विरासत स्थल भी है, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि विश्व के अंतर्गत इसे विश्व यूनेस्को सूची में जो शामिल किया गया था वो 1985 में किया गया, ये भी बात ठीक
ठीक है, ये भी ठीक है। इसे 1985 में रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया, गलत बात। भाई साहब जब केवलादेव को रामसर साइट बनाया गया था तो भाई साहब रामसर साइट 1981 में बना दिया गया था, बिल्कुल गुरुजी। तो भाई साहब ये बात भी गलत है। इसका मतलब इस लाइन ने काफी मजा दिया होगा, अभ्यारण वाला बच्चा अगर पकड़ गया होगा अभ्यारण शब्द तो समझ गया होगा, नहीं तो यहां से गलती के चांस बड़े होंगे। तो भाई साहब राइट आंसर ए और क्या रहने वाला है, सी। और ये रहा आपका ए और सी इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल गुरुजी। क्योंकि उसने पूछा था कि सत्य कथनों का चुनाव करना है मेरे भाइयों, तो सत्य कथन रहेंगे ए और सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको यह बताना है सर। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां पे ले आता हूं कि ये एक अति सामान्य खनिज है जिसकी कोई रणनीतिक महत्ता नहीं है। बेटा ऐसा कोई खनिज नहीं होता जिसकी रणनीतिक महत्ता नहीं होती, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति ना करता हो, जिसकी कीमत नहीं होती, ऐसा कोई खनिज नहीं होता। हर एक खनिज की अपनी महत्ता होती है। तो ये वाली बात तो क्या कही गई है सर, गलत कही गई है। दूसरी बात, टंगस्टन को वोल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ये मैंने लिखाया हुआ है कि टंगस्टन के लिए वोल्फ्रेमाइट अयस्क चाहिए होता है, जैसे यूरेनियम के लिए यूरेनाइट चाहिए होता है, पिचब्लेड चाहिए होता है, थोरियम के लिए मोनोजाइट अयस्क चाहिए होता है मेरे भाइयों, इसी प्रकार ये वोल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो ये वाली बात तो सही है। ये मुख्यतः ग्रेनाइट तथा पैग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है, ये भी बात ठीक है मेरे भाइयों। और ये मुख्यतः निक्षेप भीलवाड़ा और अलवर जिले में पाए जाते हैं। अब देखो जिन बच्चों ने भाई साहब अच्छे तरीके से टंगस्टन को कंप्लीट किया होगा, तो मैंने ये कराया हुआ है आपकी कॉपी में जीटी वाले खनिज, ऐसे मैंने सुबह वाली क्लास में कराए हुए हैं जीटी वाले खनिज, जिप्सम और टंगस्टन। और टंगस्टन के लिए मैंने ये कुछ स्थान बताए हुए हैं जी गुरुजी, जिनमें एक है डेंगाना। कौन सा स्थान है डेंगाना, जो कहाँ पे पड़ता है, नागौर के अंतर्गत पड़ता है, बिल्कुल सर। एक है मेरे भाइयों पालिका, जिसको आप कहते हैं नाना कराब, क्या कहते हैं, नाना कराब नामक स्थान है, वहां से टंगस्टन निकलता है। और एक है मेरे भाइयों सिरोही का, कौन सा है, सिरोही का। और सिरोही का स्थान है जिसे आप कहेंगे बालदा, ओके सर। और एक स्थान है मेरे भाइयों जिसे कहेंगे आप आबू रेबदर, बालदा और आबू रेबदर, ओके सर। तो ये आपके जीटी वाले खनिज, जिसमें टंगस्टन के लिए मैंने ये कराए हुए हैं, मैंने कहीं भीलवाड़ा और अलवर का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो भाई साहब राइट आंसर आपका बी और क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। तो राइट आंसर रहेगा बी और सी मेरे भाइयों, इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी बेटा इसमें ए और डी वाले कथन क्या है, एकदम गलत है मेरे भाइयों। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा बेटा, बी और सी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके डन, डन सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपके अभिकथन और कारण के रूप में दिया गया है। राजस्थान में अधिकांशतः आधुनिक सूती वस्त्र मिलें सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई हैं। सर ये आपका पॉसिबल नहीं है कि राजस्थान में अधिकांशतः आधुनिक सूती वस्त्र मिल, इसका मतलब स्वतंत्रता के बाद की हम बात कर रहे हैं जी गुरुजी, सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई है, पॉसिबल ही नहीं है। जब दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा उद्योगों पे ध्यान दिया गया था। उससे स्वतंत्रता से पहले आपकी जो चली थी वो सब निजी क्षेत्र में थी, लेकिन 1947 के बाद जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कपास उत्पादक जो जमीन थी वो आपको पता है पाकिस्तान के पास चली गई, मशीनरी हमारे पास रह गई, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ सूती वस्त्र उद्योग को। इसके बाद जितनी भी सूती वस्त्र मिले हैं या तो वो गवर्नमेंट ने लगवाई हैं या दोनों सहकारी क्षेत्र में टाई अप करके चली हैं। तो यार ये वाली बात तो भाई साहब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है कि राजस्थान में अधिकांशतः आधुनिक सूती वस्त्र मिलें सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई है, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा लॉस हो चुका था मेरे भाइयों, क्योंकि कपास उत्पादक जमीन पाकिस्तान को चली गई थी, तो पॉसिबल ही नहीं था कि निजी व्यक्ति रन कर पाए। दूसरी बात, सूती वस्त्र राजस्थान का एक परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, ये वाली बात सही है। जब आपने देखा होगा गांधी जी को कई जगह आंदोलनों में तो खुद हाथ से चरखे से आपका धागा बनाया करते थे, तो ये परंपराओं से चलता आ रहा है एक उद्योग धंधा, ये बात बिल्कुल एकदम सही है। ये उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, दोनों बेटा परंपरागत उद्योग हैं। तो इसका मतलब एक कथन है, ए तो गलत है और मेरे भाइयों आपका जो कारण है वो एकदम सही है। ओके सर, अब भाई साहब ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ये वाली बात यहां पे लिखी हुई है मेरे भाइयों, तो एकदम इसका राइट आंसर रहेगा बी। अब देखो ये है वर्तमान में ट्रेंड आरपीएससी का मेरे भाइयों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। अब बताओ जिस बच्चों को यह नहीं बताया गया होगा कि स्वतंत्रता के समय भाई साहब इतना बड़ा लॉस हुआ था, इस वजह से निजी व्यक्ति इसे आगे रन नहीं कर पा रहे थे, तो यार कैसे करेगा वो बच्चा अब इस क्वेश्चन को, आप ही बताओ मुझे।
सिर्फ कंटेंट पढ़ना अब इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंस है उस कंटेंट को जो परोसा गया है वो किस तरीके से परोसा गया है, मेन चीजें ये मायने रखेंगी। क्योंकि यहां से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो मेरे भाइयों इस प्रकार के क्वेश्चनों को वही बच्चा कर पाएगा जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे भाइयों एक अच्छे शिक्षक से पढ़ना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो, आप कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन अच्छे शिक्षक से पढ़ो। और इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि पेपर होने के बाद पेपर को मिलाया जाए कि किसके कंटेंट में से कितना आया। मैं लाइव बोल रहा हूं, ऑनलाइन बोल रहा हूं, मेरे को अच्छे से सुन लीजिएगा आप कि किसके पेपर में से कितना आया। यही एक मुख्य शिक्षक की पहचान होगी। बाकी हवाबाजी खूब की जा सकती है, उसके आप मेरे भाइयों और बहुत ज्यादा उसके आप शिकार भी होते हो, तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप कितना शिकार हो रहे हो कितना नहीं हो रहा हो। जिस दिन मेरे लिए मेरे पास दम नहीं रहेगा पेपर के क्वेश्चनों को फंसाना मेरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत से या कंटेंट के अंतर्गत से, उस दिन मैं भी मार्कर चलाना छोड़ दूंगा। तो इसलिए मेरे भाइयों अच्छे शिक्षकों का चुनाव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती मेरे भाइयों। जी गुरुजी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेरे भाइयों सम्मिलित करना है। क्या दी हुई है बेटा, एक तरफ जल संरक्षण की कुछ परंपरागत विधि दी हुई है और एक विशेषता दी हुई है। ओके सर, जैसे बावड़ी दिया हुआ है, मैंने ये चित्र बना के आपको समझाया हुआ है कि बावड़ी होता है एक कलात्मक सीढ़ीदार कुआं होता है जिसके अंतर्गत जल को संरक्षित किया जाता है। इसमें जल के दो स्रोत होते हैं, वर्षा का भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। बिल्कुल, तो भाई साहब विशिष्ट सीढ़ीदार कुआं होता है, यही एक शब्द है जो इसे पहचानने में आ सकता है कि सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बावड़ी। और जोहड़ जो होते हैं ये पानी के कच्चे कुएं होते हैं, बिल्कुल सेखाबाटी क्षेत्र में होते हैं मेरे भाइयों। पानी के कच्चे कुएं टाइप में होते हैं या आप बांध टाइप में कह सकते हैं, बिल्कुल सेखाबाटी क्षेत्र में मिलते हैं। तो पानी के कच्चे कुएं मिट्टी के, अब कच्चा है तो यार मिट्टी से तो बना ही होगा ना, बिल्कुल राइट है सर। टांका जो होता है यह आपने कई जगह सार्वजनिक स्थलों पे देखा होगा मेरे भाइयों, या आप महल वगैरह दुर्ग वगैरह घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी देखा होगा, एक सबसे नीचे स्थान पे ऐसे बनाया जाता है, इसमें वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। तो ये बेलनाकार निर्मित एक भूमिगत कुएं या गड्ढे होते हैं, बिल्कुल सर। और एक मेरे भाइयों कुंड जो होता है इसे भी ध्यान रखेंगे, तस्तरी नुमा होता है। कैसा होता है बेटा, तस्तरी नुमा कुंड होता है। इसका मतलब इसका आधार जो रहेगा वो लेवल में रहेगा, साइड थोड़ी सी ऊपर रहेंगे, इस प्रकार से उसे बोलते हैं बेटा क्या, कुंड। तो ये चारों बातें एकदम सही लिखी गई हैं। और बावड़ी को पहचानना बहुत ईजी था इस पेपर के अंतर्गत, बस सीढ़ीदार कुएं, और किसी पे दिमाग ही नहीं लगाना था। क्यों सर, क्योंकि ए के अंतर्गत फर्स्ट जब मैंने पेपर में देखा तो ए के अंतर्गत फर्स्ट केवल एक ही जगह था, बाकी की चीजें फिर इजी गोइंग हो गई थी। इतना सरल हो जाता है कई बार क्वेश्चन भाई साहब, अगर कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर है तो मेरे भाइयों ये आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसके अलावा भी बेटा परंपरागत जल संरक्षण विधि और भी पूछी जा सकती है। नाड़ी क्या है, टोबा क्या है, बेरी क्या है, ये भी है मेरे भाइयों इसी के अंतर्गत जो इसमें नहीं पूछी गई है। नाड़ी क्या है, टोबा क्या है सर, बेरी क्या है, बिल्कुल भाई साहब। खड़ीन क्या है सर, खड़ीन क्या है सर, झालरा क्या है सर, ये भी आपकी परंपरागत बेटा जल संरक्षण की विधियां हैं। इनको भी आगे चल के पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है सर, मैंने प्रॉपर कराई हुई हैं आपको सारी चीजें। चलिए फिर चलता हूं मेरे भाइयों आगे। कौन सी झील अपवहन के कारण निर्मित पलाया झील का उदाहरण है। अब मेरे भाइयों पलाया का मतलब होता है भाई साहब, सबसे पहले तो पलाया का मतलब देखेंगे आप, मरुस्थल में पाई जाने वाली, मरुस्थल में पाई जाने वाली, बिल्कुल सर। और आपके यहां दो शब्द आपके काम में लेने हैं, अस्थाई, मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थाई जो मेरे भाइयों खारे पानी की क्या होती हैं, झीलें होती हैं। जी गुरुजी, मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थाई खारे पानी की झील क्या कहलाती हैं, पलाया कहलाती हैं। जैसे समुद्र तटीय किनारे पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को लैंगून कहते हैं, ऐसे मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को पलाया कहते हैं। और पलाया झील का सबसे बेस्ट जो उदाहरण माना जाता है बेटा, वो किसको माना जाता है, सामर झील को माना जाता है। ये थोड़ा सा नहीं ध्यान रखना, कौन सी झील अपवहन के कारण निर्मित पलाया झील का बेस्ट उदाहरण है, तो वो है आपकी सामर झील। जैसे लैंगून झीलों का बेस्ट उदाहरण किसको माना जाता है, चिल्का झील उड़ीसा को माना जाता है। जैसे कभी भी आपसे बात करें, हालांकि राजस्थान में कंडीशन लागू नहीं होती, क्या लैंगून झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, लैंगून झील का मेरे भाइयों आपका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो किसको माना जाता है, तो लैंगून झील का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेरे भाइयों वो चिल्का झील को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा, चिल्का झील को माना जाता है जो उड़ीसा के अंतर्गत है। इसी प्रकार पलाया झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है सामर झील को, ये ध्यान रखना है। ओके सर, फिर मेरे भाइयों अगला क्वेश्चन देखो, थार्मथ्रिट का आ गया, नहीं है क्या, थार्मथ्रिट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। मैंने कितनी बार आपको जब एमसीक्यूज कराए हैं तब कितनी बार आपको समझाया है कि ये जो थार्मथ्रिट का जलवायु वर्गीकरण है, जी गुरुजी, इसको मैंने कुछ ऐसे बांटा हुआ है, बिल्कुल बांटा हुआ है सर, हमें याद है ऐसे कुछ बांटा हुआ है। और यहाँ पे आपको लिख रखा है CAW, बिल्कुल लिख रखा है सर, यहाँ पे लिख रखा है DAW।
और यहाँ पे लिख रखा है मेरे भाइयों DVW, और यहाँ पे लिख रखा है EAD। तो CAW, DAW, DVW और EAD। और इसमें मैंने लिख रखा है भाई साहब, इसे कहते हैं क्या, शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं बेटा, इसे शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ओके सर। और इसको जो मैंने लिख रखा है भाई साहब, इसको मैंने बोल रखा है कि इसे कहते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। बिल्कुल बोला हुआ है सर, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसको मैंने बोला हुआ है आपके लिए भाई साहब उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ओके सर। और ये जो है मेरे भाइयों, इसको दोनों नामों से बोला हुआ है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। बिल्कुल बोला हुआ है सर, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब बताइए यहाँ पे जो मेरे भाइयों आंसर देने की बात आती है, तो यहाँ पे जो उसने लिखे हैं चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक। ओके सर। अब बताओ सवाई माधोपुर तो ये आ गया आपका, बिल्कुल आ गया सर। ओके। चूरू आपका यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया सर। और क्या लिखा है बेटा, अजमेर, अजमेर ये आ गया सर। ओके। और क्या लिखा हुआ है, बूंदी, बूंदी ये आ गया बेटा। और बूंदी से ऊपर टोंक आ गया। अब बताइए ये जिले किसके अंतर्गत आ रहे हैं, DAW। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है बेटा, DAW रहने वाला है। अगर आप लगातार ये MCQ जब मैंने कराए हैं, अगर वो वाला कंटेंट भी देख जाते तो भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन सही हो सकते थे मेरे भाइयों। तो CAW इसका है एक, जिसे उपाद्र जलवायु कहते हैं, जिसमें लगभग हाड़ौती आता है और दक्षिण राजस्थान आता है। EAD में लगभग राजस्थान के बड़े जिले इसमें आ जाते हैं। बिग चूहा नाम से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का कुछ भाग इधर भी आता है, इधर भी आता है, वो जिले आ जाते हैं। बाकी बच्चे कुछ सब जिले किसमें रहते हैं, अर्धशुष्क जलवायु में, जिसे आप कहेंगे DAW। तो यहाँ पर राइट आंसर DAW रहेगा। ओके सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहेंगे, हमारा लक्ष्य क्लासेज का 50 नंबर का जो बैच प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, RPSC द्वितीयक शिक्षक श्रेणी का ये बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये बैच रहने वाला है मेरे भाइयों। और इसके अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है, अगर इस बैच के अंतर्गत आप एडमिशन लेते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन लेते हैं मेरे भाइयों, तो उसके साथ आपका ये नोट सेट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है मेरे भाइयों। होम डिलीवरी निःशुल्क रहेगी। चारों की चारों जो बुक आप देख रहे हैं, ये भाई साहब आपको निःशुल्क रहेगा मेरे भाइयों। और पहले ही कह रहा हूं भाई साहब, ये जो बैच है, घर बैठे विद्यार्थी जिनके सामने ये थोड़ी सी समस्या है, आर्थिक स्थिति दयनीय उनकी है, तो भाई साहब वो इस बैच का आनंद ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, सही रास्ते पे ला सकते हैं भाई साहब। क्योंकि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच होने वाला है, कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा मेरे भाइयों। और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक इसके अंतर्गत रहेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपके रहेंगे, एग्जाम पैटर्न भी रहेगा, क्लासरूम पैनल PDF भी मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं भी मिलेंगी। किसी दिन आप किसी कारणवश नहीं ले पाए तो भी रिकॉर्डेड मिलेंगी, HD वीडियो, बिल्कुल मतलब जो ऑनलाइन के अंतर्गत सारी फैसिलिटी होती है वो इसके अंतर्गत रहेंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफलाइन जैसा महसूस करेंगे आप वहां पे बैठे हुए। ओके सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ, कि राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में व्यवस्थित करना है। किधर से किधर व्यवस्थित करना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो मेरा यह मानना है कि आपको राजस्थान का मैप बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपके राजस्थान का क्या हो गया, मैप हो गया। ठीक है सर। अब आपको क्या करना चाहिए मेरे भाइयों, इसमें चारों भौतिक प्रदेश आपको दर्शाने चाहिए। बिल्कुल सर। ये जैसे आ जाता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आ जाता है। ओके सर। कौन सा आ जाता है बेटा, ये एक मिनट रुको, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंतर्गत अपन चलते हैं। ओके सर। तो एक तो ये आ गया मेरे भाइयों। ओके सर। चलिए इसमें से थोड़ा सा एक मिनट रुकेंगे, ये लीजिए बेटा। ओके सर। अब बताइए, ये मेरे भाइयों पहले आपको राजस्थान का मैप बनाना चाहिए और उसमें ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग बनाना चाहिए। ये मेरे भाइयों आपको कौन बेटा, अरावली पर्वतमाला आ गई आपके सामने। ओके सर। और ये मरुस्थल और ये पूर्वी मैदानी भाग में लिख देता हूं पहले। ये तो है आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बिल्कुल राइट सर। ये है आपकी मेरे भाइयों अरावली पर्वतमाला। ओके सर। ये है आपका पूर्वी मैदानी भाग। ओके सर। और ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और जब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हो कि आपको दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो मेरा ये विवेक कहता है क्या आपको सेंटर पॉइंट लगा के इसे 4 भागों में बांट देना चाहिए। पूरे राजस्थान को ये सेंटर पॉइंट लगाया, 4 भागों में बांट दिया। अब बताइए ये जो साइड है आपकी वो उत्तर हो गई, बिल्कुल हो गई सर। ये दक्षिण हो गई, राइट सर। और ये आपकी पश्चिम हो गई। ओके सर, डन। और ये हो गई आपकी पूरब। अब बताइए उसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंतर्गत कि दक्षिण पूरब से मतलब इधर से इधर चलना है, इधर से इधर चलना है। तो मेरे भाइयों बताइए अब पहले नंबर पर कौन मिलेगा आपको, ये मिलेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर पहले नंबर पर आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मतलब हाड़ौती का पठार जिसे भी आप कह सकते
सकते हैं, तो ए। तो इसका मतलब भाई साहब सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ठीक है सर। फिर हमें मिलेगा पूर्वी मैदानी भाग, बिल्कुल सर, तो बनास का मैदान इसी के अंतर्गत आता है, पूर्वी मैदानी भाग में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो भाई साहब ये बी आ गया, ओके सर। फिर हमें मिलेगा सी, मतलब अरावली मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और फिर हमें पश्चिमी रेतीला मैदान मिलेगा, डी। तो मेरे भाइयों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। किधर से किधर चला है वो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से पहले मैप बनाएंगे, उसमें चारों भौतिक प्रदेश डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से आप बताएंगे कि किधर से किधर ये पूछ रहा है, उसी तरीके से हमने निकाले। तो इसका पूछना था दक्षिण पूर्व से, और किधर की तरफ गया था, ये उत्तर पश्चिम की तरफ गया था, ओके। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे जब ये आपके भौतिक प्रदेश क्रमानुसार आते हैं। बोलो डन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई उस पेपर के अंतर्गत, पेपर के क्वेश्चन शानदार आए हैं इसके अंतर्गत, इसमें कोई वो नहीं है भाई साहब। फिर चलते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ चोटी है और एक तरफ क्या दिया हुआ है, जिला दिया हुआ है। तो खो जो चोटी आती है मेरे भाइयों, ये कहाँ पे आती है, सब बच्चों को पता है सर। ये कहाँ पे रहने वाली है, जयपुर के अंतर्गत रहने वाली है। कौन सी, खो। अब खो जयपुर के अंतर्गत है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि यार बैराट कहाँ पे है, बैराट भी तो जयपुर के अंतर्गत है। तो बैराट का कुछ भाग तो जयपुर में है और कुछ मेरे भाइयों अलवर में है। जयपुर के अंतर्गत ये कोटपुतली वाले हिस्से में है और अलवर के अंतर्गत ये बहरोड वाले हिस्से में, इसीलिए वर्तमान के अंतर्गत ये पहाड़ी कोटपुतली बहरोड में है। तो इसलिए भाई साहब यहाँ अलवर के लिए बैराट मुझे देना पड़ेगा। तो खो के अंतर्गत जयपुर रहेगा, इसका मतलब ए में सेकंड आपको चाहिए और ए में सेकंड ये रहा। इसका मतलब आपके इन दो ऑप्शनों से कोई नाते अब नहीं रहेंगे मेरे भाइयों। और बैराट जो है मेरे भाइयों, ये कहाँ लेके जाएंगे आप, अलवर के अंतर्गत लेके जाएंगे, क्योंकि अलवर में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। और वर्तमान के अंतर्गत जो बैराट की पहाड़ियाँ, ये ध्यान रखना, ये हैं आपके कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। और पहले बहरोड किस में पढ़ा करता था, अलवर में ही पढ़ा करता था। तो बी के अंतर्गत फर्स्ट रहेगा और बी के अंतर्गत फर्स्ट दोनों में ही है, ये रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फिर देवगढ़ जो पहाड़ी है भीलवाड़ा के अंतर्गत ही पड़ती है मेरे भाइयों, ओके सर। तो सी के अंतर्गत हमें थर्ड चाहिए। और फिर रिसापोक जो है ये आपको नहीं मालूम है, जैसे मुझे भी नहीं मालूम थी ये रिसापोक पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है। तो ध्यान रखना देवगढ़ वाली जो है ये तो कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है, ओके सर। देवगढ़ पहाड़ी भाई बनास नदी द्वारा अपर्दित जो भाग है उसे भी आप ध्यान रखना, राजसमंद का ये देवगढ़ पड़ता है, देवगढ़ से भीलवाड़ा तक का ये पूरा हिस्सा जो है मेरे भाइयों अपर्दित बनास नदी द्वारा पहाड़ी युक्त है। तो आपका ये भीलवाड़ा के अंतर्गत रहेगा। तो सी में थर्ड चाहिए अपन को और सी में थर्ड ये रहा। और रिसापोक से अपने आप निकल के आ गया, ये जालोर में रहेगा। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है बेटा, बी इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। खो हमको कहां पे रखनी है, जयपुर में। बैराट कहां पे रखनी है, अलवर के अंतर्गत। और देवगढ़ कहां पे रखनी है, भीलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है सर। डी अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाइयों, वो वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को वन्य जीव मंडलों में बांटा गया है। तो राजस्थान की जो वन्य जीव मंडल हैं वो तो हैं आपके कितने बेटा, 16। और मेरे भाइयों आपसे कहा जाए प्रादेशिक वन मंडल, आपसे कहा जाए राजस्थान को प्रादेशिक वन मंडल कितने में बांटा गया है। तो प्रादेशिक वन मंडल की अगर कभी बात हो तो ध्यान रखना ये 38 हैं। हमारे यहाँ राजस्थान के अंतर्गत जो प्रादेशिक वन मंडल है वो तो कितने हैं, 38। और मेरे भाइयों आपसे ये पूछा जाए राजस्थान में वन्य जीव मंडल कितने हैं, तो ये ध्यान रखना भाई साहब, वन्य जीव जो मंडल है मेरे भाइयों इनकी जो संख्या है ये है आपके पास में कितनी, 16। तो देखो वन्य जीव मंडल आपके पूछे जा चुके हैं काउंटिंग में, तो ये भी ध्यान रखना प्रादेशिक वन मंडल जो है वो 38 हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, ये 16 इसका राइट आंसर रहेगा ए, कि वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को 16 वन्यजीव मंडलों में बांटा गया है। कितने में बेटा, 16 के अंतर्गत, ओके सर। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा कि आपके अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन में क्या है पहले उसे देख लेते हैं। भू परिदृश्य, वनस्पति, प्राणी और उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रयोजन से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात एकदम। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कारण में मुहाना, रतनगढ़, अजमेर में शहरी वन बाग विकसित करने की एक योजना है, ठीक है। ये भी आपके अगर वन बाग विकसित नहीं करेंगे तो कैसे आपका पर्यावरण को संतुलित आप कर पाएंगे, पारिस्थितिकी को कैसे संरक्षण प्रदान कर पाएंगे, वन्य जीवों को कैसे संरक्षण प्रदान कर पाएंगे, ये ठीक है। लेकिन मेरे भाइयों ये ऊपर वाली पूरी बात को कंप्लीट बता पा रहा है, ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं यहां पे बात करता हूं मेरे भाइयों आपके यहां पे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों की मैं बात करता हूं कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु मैं बात करता हूं, या प्लस वनस्पति के संरक्षण हेतु मैं बात करता हूं कि वनस्पति के संरक्षण हेतु जब मैं बात करता हूं तो आपको ये मालूम होना चाहिए मेरे भाइयों हमारे राजस्थान के अंतर्गत
भारत। वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु भाई साहब राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाइयों 3 है, बिल्कुल है सर। अभ्यारण्य आपके राजस्थान में अभ्यारण्य जो है मेरे भाइयों ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 27 है, बिल्कुल सर। हमारे यहाँ पे जो बाघ प्रोजेक्ट हैं, बाघ परियोजना है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, 5 हैं। हमारे यहाँ पर जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, बिल्कुल है सर। कंजर्वेशन जो रिजर्व क्षेत्र है मेरे भाइयों वो आपके कितने हैं सर, 40 हैं। हमारे यहाँ पर जो रामसर साइट है मेरे भाइयों, रामसर साइट जो बन चुकी है वो भी 5 है। इतनी सारी चीजें हमने बना रखी हैं पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, वनस्पति को संरक्षण प्रदान करने के लिए। केवल ये छोटी सी बात इस पूरी ऊपर वाली बात को फॉलो करे, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे सही है लेकिन पूर्ण व्याख्या ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये सारी चीजें लिखी जाती तो पूर्ण व्याख्या हो पाती। तो मैं क्या कहने वाला हूं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल आर, ए और आर दोनों सही है, इसमें कोई शक नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, नहीं, गलत बात है। ए सही नहीं है, बिल्कुल सही है भाई साहब। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, गलत बात है। ये चीजें नहीं लिखी हुई है वहां पे। तो भाई साहब राइट आंसर इसका एज ए मेरे अकॉर्डिंग क्या रहेगा बेटा, डी इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है सर, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। किधर से किधर, दक्षिण से उत्तर के क्रम में। और क्या है ये कृषि जलवायु प्रदेश है और राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में, 10 आपके कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित, तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है मेरे भाइयों, विभाजित किया गया है। और जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश आपके रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो यहाँ पे आइए भाई साहब। आपके जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं मेरे भाइयों उनको अगर इस मैपिंग के थ्रू आपने याद किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये टफ रहे होंगे। इसको मैंने 1A बोला है, इसको 1B बोला है, इसको 1C बोला है, इसको सेकंड A सेकंड B, इसको मेरे भाइयों 3rd A बोला है, इसको 3rd B बोला है, इसको मेरे भाइयों 4A बोला है, इसको 4B और इसे 5। ऐसे करके ये 10 आपके कृषि जलवायु प्रदेश हैं जिसमें इसका नाम 1A है, इसका नाम 1B है, इसका नाम 1C है, इसका नाम सेकंड A है बेटा, इसका नाम सेकंड B है, इसका नाम 3rd A है, इसका नाम भाई 3rd B है, इसका नाम बेटा 4A है, इसका नाम भाई साहब 4B है और इसका नाम 5 है। अब इनको कहा क्या जाता है, 1A को बोला जाता है बेटा पश्चिमी शुष्क मैदान। क्या कहा गया है, पश्चिमी शुष्क मैदान। ओके सर, इसको क्या कहा गया है बेटा, तो इसे बोला गया है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। क्या कहा गया है, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। अभी आंसर 1 मिनट में आएगा अगर आप ऐसे लिख पाते तो। इसको क्या कहा गया है, तो इसे बोला गया है अति शुष्क एवं आंशिक, अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदानी भाग। जगह कम है तो मैं इसलिए पूरा नहीं लिख पाऊंगा, अति शुष्क एवं आंशिक। इसे क्या बोला गया है, सेकंड ए को, तो इसे शेखावाटी नाम से, शेखावाटी अंतर प्रभावी मैदान, मैंने शेखावाटी लिख दिया। इसे किस नाम से जाना गया है, तो लूनी अंतर प्रभावी मैदानी के नाम से जाना गया है। 3rd A को किस नाम से जाना गया है, तो इसे बोला गया है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्या बोला गया है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान बोला गया है। इसे क्या बोला गया है, तो ध्यान रखेंगे इसे पूर्वी बाढ़ संभाव्य मैदान बोला गया है, पूर्वी बाढ़ संभाव्य मैदानी भाग बोला गया है। इसे क्या बोला गया है, तो अर्धशुष्क तक आ गए, इसे मैंने बोला है उपाद्र दक्षिणी मैदान बोला गया है। ओके सर, और इसे क्या बोला गया है, तो ध्यान रखना इसे आर्द्र दक्षिणी मैदान बोला गया है। ओके सर, और इसे क्या बोला गया है, तो इसे बेटा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग बोला गया है। इस प्रकार से ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश है आपके। अब इसने क्या कहा है बेटा, दक्षिण से उत्तर में उसे चाहिए, तो सबसे पहले बताइए इसको यहां पे लिखा हुआ है क्या, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अब बताइए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, तो ये रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये रहा। अभी हमको कहां से कहां चलना है, पहले ये बात ध्यान रहे, हमको चलना है दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है सर, तो यहां पे पहले बात और देखते हैं, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान सबसे टॉप पे ये रहा। ओके सर, सबसे टॉप पे ये रहा सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग। फिर मेरे भाइयों हम यहां पे देखते हैं, चलो इसमें नाम भी मैं देता हुआ चलता हूं, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग इसने लिख रखा है बी पे, तो मैंने ये बी दे दिया। सॉरी, अर्ध शुष्क पूर्वी जो मैदानी भाग है इसने बेटा ए पे लिख रखा है, तो मैंने ये ए दे दिया यहाँ पे। ओके सर, फिर ये सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग इसने बी पे लिख रखा है, तो मैंने ये बी दे दिया। ओके, फिर आर्द्र दक्षिणी मैदान ये रहा आपका आर्द्र, ये रहा सॉरी आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग, किसने पे दे रखा है, सी, तो मैंने सी लिख दिया।
ठीक है सर, फिर क्या दे रखा है, उपाद्र दक्षिणी मैदानी भाग, तो उपाद्र वाला ये रहा। अब बताइए उपाद्र वाला कौन से पे लिख रखा है, डी। अब इसका मतलब इसने नीचे से ऊपर की तरफ गया है, इधर से इधर की तरफ गया है, दक्षिण से किधर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। अब बताइए हमारे पास सबसे पहले कौन सा पड़ेगा भाई साहब, सी वाला पड़ेगा, मतलब आद्र। अब सी कहां पे है सर, ये रहा सी वाला। फिर कौन सा पढ़ाना चाहिए, डी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर, डी ये रहा। फिर कौन सा आना चाहिए, ए, और फिर आना चाहिए बी। तो बेटा इसका राइट आंसर रहेगा ये। अब बताइए वर्तमान का आरपीएससी का बदलता हुआ ट्रेंड नहीं है तो क्या है, तुम्हें क्या लगेगा कि इसके अंतर्गत से वो ऐसे पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, छोटा कौन सा है। गलत बात यार, वो चीजें गई बेटा। आप मैं इसीलिए बार बार चिल्ला के आपको कह रहा हूं हृदय क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कि भाई साहब कंटेंट को क्लियर कीजिए, कंटेंट को मेरे भाइयों। बिल्कुल, वो क्लियर नहीं होगा तो आपकी परीक्षा पास नहीं होगी मेरे भाइयों, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो अब देखो उसने कितने अच्छे तरीके से सेटअप किया है क्वेश्चन को, और क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है मेरे भाइयों। अब जब पेपर नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी आप कर कैसे पाएंगे, क्योंकि आने वाले पेपरों में क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है वो कैसे समझ पाएंगे। तो भाई साहब ये बहुत जरूरी है। अब देखो कितना शानदार ये क्वेश्चन था, सच में मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखने के बाद। और अगली बात मेरे भाइयों ये इस जगह पे कि राजस्थान का कौन सा जिला उद्यान कृषि उत्पादन में अग्रणी है, जिसे मिनी नागपुर कहा जाता है मेरे भाइयों। तो नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है, जो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है किसको मेरे भाइयों, झालावाड़ को कहा जाता है बेटा। मिनी नागपुर मेरे भाइयों कौन सा जिला राजस्थान का, इसे मिनी नागपुर कहा जाता है। बिल्कुल, तो कभी भी पूछे कि राजस्थान का मिनी नागपुर किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों अपनी झालावाड़ को, क्योंकि नागपुर जो है ये संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, संतरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, संतरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और ये संतरा उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध स्थान है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और हमारे राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका झालावाड़, इसीलिए इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, मिनी नागपुर कहा जाता है। ओके सर, फिर अगली बात और करूंगा आपसे भाई साहब, और अगली बात यह है कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रश्न पत्र हमने जो तैयार किया है मेरे भाइयों, उसमें एक बात ये ध्यान रहे, उसके लिए बेटा 10 मॉडल प्रश्न पत्र आपके तैयार किए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जीके वाले पेपर के लिए, जिसमें आपके 40% अंक लाना अनिवार्य है। मेरे भाइयों मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप परीक्षा की तैयारी के अंतिम समय में हो तो भाई साहब मॉडल प्रश्न पत्र निकालना जरूरी है। उससे अपनी पूरी तैयारी जो हमने की है एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाता है, और हमें यह भी समझ में आ जाता है कि वर्तमान परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले हमें तैयार रहना होता है। ये मेरे ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जो कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में आए थे। इसके अलावा हिस्ट्री और कल्चर के प्रश्न जो है मेरे भाइयों वो आगे चल के अभी आपके आने वाले हैं रतन सर, वो आपको कराएंगे मेरे भाइयों। ये मैंने ज्योग्राफी के कराए, तो अब आपसे मिलने वाले हैं रतन सर, किसके लिए मेरे भाइयों, हिस्ट्री और कल्चर के लिए। तो मैं यहां से विदा लेता हूं, रतन सर से आप मुलाकात कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस टाइप के प्रश्न आए हैं, और नए ट्रेंड के प्रश्न किस प्रकार से इस साल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और जो आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी उनको किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए देखते हैं अपन किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो ये प्रश्न क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। हुरडा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। भाई साहब एकता तो स्थापित करना चाहते थे लेकिन एकता स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए हुरडा सम्मेलन असफल रहा। तो सफल तो नहीं रहा भाई साहब, तो ये तो स्टेटमेंट ही पूरा गलत हो गया। केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बिल्कुल आपके सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को पता है मराठों के खिलाफ अपने राजस्थान में एक सम्मेलन का आयोजन होता है, उस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। ये जो आपका हुरडा सम्मेलन है, इस हुरडा सम्मेलन के बारे में हम बात करें तो इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर होता है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है इसके आयोजक कौन थे, और दूसरा आपको ध्यान रखना है इस हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था आपके भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर। कब बताओ, तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ये आपके भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन हुआ था, और इसके आयोजक थे सवाई जय सिंह। कौन थे बताओ, सवाई जय सिंह, जो कि जयपुर के महाराजा थे। इनके प्रयासों से ये जो हुरडा सम्मेलन था ये मूर्त रूप ले पाया, इसका आयोजन हुआ था। और महाराणा जगत सिंह सेकंड जो कि मेवाड़ के शासक थे,
महाराणा जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में ये आपका हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसमें भाग लेने वाले राजा कौन कौन थे, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राजाओं के बारे में हम बात करें तो आप उन सारे राजाओं के नाम भी याद रख लो। सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा कौन कौन थे, तो आप ध्यान रखना इस सम्मेलन के अंदर बहुत सारे राजा महाराजाओं ने भाग लिया। कौन कौन से राजा महाराजा थे, तो देखो एक तो आपके थे दलेल सिंह। दलेल सिंह कहाँ के थे बताओ, तो दलेल सिंह थे आपके बूंदी के। कहाँ के राजा थे दलेल सिंह? दलेल सिंह बूंदी के राजा थे। और दूसरे थे आपके दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह कहाँ के थे? दुर्जन सिंह राजा थे आपके कोटा के। कहाँ के बताओ? कोटा के राजा थे। एक थे आपके अभय सिंह। अभय सिंह जोधपुर के राजा थे। अभय सिंह कहाँ के राजा थे? अभय सिंह जोधपुर के महाराजा थे। अभय सिंह के अलावा एक थे आपके जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह कहाँ के राजा थे? जोरावर सिंह थे भाई बीकानेर के राजा। कहाँ के राजा थे जोरावर सिंह? बीकानेर के राजा थे। इसके अलावा हम बात करें तो एक थे आपके गोपाल पाल। गोपाल पाल कहाँ के थे? तो गोपाल पाल या गोपाल सिंह जो थे ये आपके करौली के राजा थे। कहाँ के बोलो? करौली के राजा थे। और एक थे आपके राज सिंह। राज सिंह किशनगढ़ के राजा थे। राज सिंह कहाँ के बोलो? किशनगढ़ के राजा थे। इन्होंने भी हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। राज सिंह के अलावा इस हुरडा सम्मेलन में आपके भक्त सिंह ने भी भाग लिया था। और भक्त सिंह कहाँ के राजा थे? नागौर के राजा थे। और ये सम्मेलन मराठों के खिलाफ आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था कि राजस्थान के सारे राजा महाराजा मराठों के खिलाफ संगठित होकर, एकत्रित होकर एक झंडे तले, एक छत्र के नीचे लड़ेंगे। लेकिन राजस्थान के राजा महाराजाओं की आपसी ईर्ष्या के चलते ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था। अगला स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। पहला वाला अभिकथन देखिए, राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, इसीलिए तो कहते हैं कि 7 वार 9 त्योहार। अपने राजस्थान में दिन तो होते हैं सप्ताह में 7 और त्योहार हो जाते हैं भाई साहब 9। तो भाई साहब मेले और त्योहार तो खूब ही अपने राजस्थान में लगते हैं। राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त है ना, गांधी जयंती, ये सब राष्ट्रीय पर्व होते हैं। नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले, तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला तथा ऊंट पर्व है, ये भी होते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ए और आर दोनों सही है ना, ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या है, तो देखो सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भाई साहब अपना तो त्योहारों का राज्य है, खूब सारे त्योहार हमारे राजस्थान में आयोजित होते हैं। अगला देखो प्रश्न, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के दुर्गों या किलों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखो, गिरी दुर्ग ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्गों को कहा जाता है। सही बात है भाई साहब। और राजस्थान में सबसे अधिक गिरी दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं। सैन्य दुर्ग वह हैं जहां सैनिक रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और शुक्र नीति के जो 9 प्रकार के किले हैं उनमें सब में से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को माना गया। वन दुर्ग वह है जो मैदानी क्षेत्र में हैं किंतु अगम्य है, गलत बात है। दानवन दुर्ग वह दुर्ग है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, गलत बात है। औदक दुर्ग होता है। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो आपका यहाँ पर कौन सा कूट सही हो जाएगा? ए अपना यहाँ पर सही कूट हो जाएगा भाई साहब। अगला प्रश्न है आपके, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियां और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड प्रसंग है। पीरू सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया और ये राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता है। बिल्कुल सही बात है, मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र मिला था। रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्म हुआ। विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है और पथिक साहब को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित है और ब्लू पोट्री कहाँ है बोलो? जयपुर के अंदर है ना, तो ब्लू पोट्री से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत। अल्लाह जिल्लाबाई लोक गायन से संबंधित है और ये प्रसिद्ध मांड गायिका है। कौन है बताओ? अल्लाह जिल्लाबाई एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। तो अल्लाह जिल्लाबाई ने मांड राग में केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गीत गाकर इस गीत को अमृतत्व प्रदान किया। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो? 3। तो 1 2 4 3 कहाँ पर है? 1 2 4 3, ठीक है ना भाई? 1 2 4 और 3। तो आपके कौन सा हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन ए जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें कि भाई पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई, है ना। तो ये आप लोगों को जो है काल क्रमानुसार जो है ये व्यवस्थित करनी पड़ेगी, ठीक बात है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें तो देखो ये जो आपके तुंगा का युद्ध हुआ, तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी को हुआ। बगरू का युद्ध कब हुआ? 1748 ईस्वी में हुआ। बोलो कब हुआ बगरू का युद्ध? 1748 ईस्वी में। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। तो देखो इनमें सबसे पहली कौन सी घटना हो रही है? औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, ठीक बात है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपके हुरडा सम्मेलन हो रहा है, फिर उसके बाद में बगरू का युद्ध हो रहा है, और सबसे लास्ट में आपके तुंगा का युद्ध हो रहा है। तो रिवर्स कर दो, DCBA, है ना, DCBA, DCBA। तो आपका यहाँ पर कूट सी जो है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा DCBA, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार के कालक्रम के प्रश्न आजकल खूब पूछ रहे हैं। लो वापस आ गया कालक्रम का प्रश्न, है ना। मुझे लगता है कि रीट वाले मार साहब भी थे जिन्होंने रीट मेंस का पेपर बनाया, उन्होंने ही बनाया होगा, उसमें भी इसी टाइप के प्रश्न थे। राजस्थान के निम्नलिखित संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। भाई पहले किसका जन्म हुआ, बाद में किसका जन्म हुआ? संत पीपा का जन्म हुआ 1425 ईस्वी में। कब हुआ बोलो? 1425 ईस्वी में हुआ था। लालदास जी का जन्म धौलीधूप के अंदर 1540 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। कब बोलो? 1544 ईस्वी में। संत धन्ना, जिनको राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है, धुवन में 1415 में हुआ। तो सबसे पहले तो आपके धन्ना का जन्म हो रहा है, धन्ना के बाद आपके पीपा का जन्म हो रहा है, पीपा के बाद आपके लालदास जी का जन्म हो रहा है, और फिर उसके बाद में आपके किसका जन्म हो रहा है? तो फिर उसके बाद में आपके जन्म हो रहा है दादू दयाल जी का, ठीक है भाई। तो DABC, तो आपका बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, डी, है ना। डी के बाद A, B और C। चलो भाई अगला देखो प्रश्न, राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट देखो, जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए तो भाई साहब जयपुर का पूरी दुनिया में नाम है। दूसरा स्टेटमेंट, नाथद्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों के लिए फेमस नहीं है भाई साहब। नाथद्वारा के अंदर चांदी के आभूषण बनते हैं। कौन से बोलो? चांदी के आभूषण बनते हैं। यहाँ पर तो तारकसी के जेवर होते हैं, वो चांदी के तारों से बनते हैं, और यहाँ की पिछवाई बड़ी फेमस है। महीन धातु तारों से बने आभूषण को तारकसी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। चांदी के बिल्कुल पतले तारों से जो है ये आभूषण बनाए जाते हैं, इनको तारकसी कहा जाता है ना। तो ये धातु कौन सी होती है? चांदी होती है। अलवर थेवा कला के लिए फेमस नहीं है भाई साहब। थेवा कला के लिए तो प्रतापगढ़ फेमस है। कौन सा स्थान फेमस है थेवा कला के लिए? प्रतापगढ़, है ना। तो आपके ए और सी यहाँ पर सही होंगे, ADBCBC AC, ए और सी आपके यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। जयपुर भी सही है और ये आपके तारकसी भी सही है, तो ए और सी वाला विकल्प आपका यहाँ सही उत्तर होगा। अब और इंतजार नहीं, सीधा प्रहार। सिलेक्शन वाली शानदार तैयारी आज ही शुरू करें लक्ष्य क्लासेस के साथ। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा या फिर प्री फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कांस्टेबल, वीडियो और CET की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेज आयोजित करने जा रहा है निःशुल्क डेमो और भव्य सेमिनार। इसका आयोजन 29 अप्रैल को किया जाएगा। 29 अप्रैल से 2 मई तक आपके डेमो कक्षाएं रहेगी। ये कक्षाएं ऑनलाइन और आपके ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर होने वाली है। तो आप लक्ष्य क्लासेज से जुड़े और ऑफलाइन को प्रेफरेंस दे, जिससे आपकी तैयारी सफलता में बदल सके। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ नए ट्रेंड के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता रहना। क्योंकि भाई साहब अब देखो ट्रेंड के अंदर हम देख रहे हैं कि कथन कारण वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये कालक्रम वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग वाले भी है। तो अब परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा सा बदला है, तो बदले हुए पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी करें। ऑथेंटिक बुक्स पढ़े, मूल पाठ्य पुस्तकों के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए, और प्रश्न को अच्छे से पढ़े और प्रश्न को अच्छे से समझे। बिना प्रश्न को समझे अब आप उत्तर नहीं दे सकते हो, क्योंकि प्रश्न आपको चीजें आती है लेकिन प्रश्न की भाषा ऐसी जटिल बना दी जाती है कि विद्यार्थी नहीं समझ पाता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और शांति से उत्तर देना है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है। सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।